गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको कोशिका भित्ति की संरचना पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि कोशिका भित्ति एक निर्जीव परत होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज से बनी होती है। शैवालों में कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। कवकों में कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन और पॉलीसैकेराइडों से मिलकर के बनी होती है। आपको मैंने बताया कि कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल होती है, उसके 4 स्तर होते हैं या कोशिका भित्ति 4 स्तरों से मिलकर के बनी होती है। पहला है मध्य पटलिका जिसको बोलते हैं मिडिल लेमिला। दूसरा है प्राइमरी सेल वॉल। तीसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल और चौथा होता है टर्सरी सेल वॉल के नाम से इसे जाना जाता है। मध्य पटलिका के बारे में मैंने बताया कि कोशिका विभाजन के पश्चात किसी भी कोशिका में कोशिका विभाजन के पश्चात जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, उन पुत्री कोशिकाओं के मध्य बनने वाली जो प्रथम भित्ति होती है उसे मध्य पटलिका कहते हैं। ठीक है, ये मध्य पटलिका क्या काम करते हैं? 2 आसन्न कोशिकाओं को जोड़ने का क्या करती है? कार्य करती है। कोशिका भित्ति मध्य पटलिका जो होती है वो कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से क्या होती है? बनी होती है। फलों के पकने के समय यह कैसी हो जाती है? घुल जाती है, जिससे फल कैसे हो जाता है? मुलायम। प्राइमरी कोशिका भित्ति जो होते हैं वो मध्य पटलिका के दोनों ओर स्थित होती है, अर्थात यह पतली होती है और कैसी होती है? इलास्टिक होती है, कोमल होती है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर के बनी होती है जो वृद्धि और विकास की क्रिया में सहायक होती है। द्वितीय कोशिका जो भित्ति होती है ये दृढ़ होती है, मोटी होती है। ये सेलुलोज से बनी होती है, हेमीसेलुलोज से बनी होती है, पैक्टिन से बनी होती है, लिग्निन से बनी होती है, सुबेरिन से बनी होती है, गोंद है, रेजिन है, ठीक है, तथा अन्य क्रिस्टलीय पदार्थों से मिलकर के द्वितीय कोशिका भित्ति बनी होती है। तृतीय कोशिका जो भित्ति होती है वो जाइलोन और किससे बनी होती है? हेमीसेलुलोज से बनी होती है। ये खास तौर से मैंने आपको बताया जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं उनके वाहिनिकाओं के अंदर तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसके पश्चात हमने आपको बताया था कोशिका भित्ति की परासंरचना। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति की परासंरचना के बारे में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब कोशिका भित्ति की संरचना को देखा जाता है तो उसकी संरचना के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। ठीक है, नंबर 1 भाग मैंने आपको बताया था रेशक या फाइब्रिल्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। दूसरा होता है आधारीय पदार्थ जिन्हें मैट्रिक्स के नाम से क्या है? जाना जाता है। देखिए, कोशिका भित्ति जो होती है वो अत्यंत सूक्ष्म रेशे के समान तंतुओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, और आपको मैंने बताया कि सेलुलोज का जो एक अणु होता है, सेलुलोज का एक मॉलिक्यूल जो होता है, सेलुलोज का एक अणु होता है वो 3000 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर के क्या होता है? बना हुआ होता है। ठीक है, सेलुलोज का एक अणु 3000 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर के बना होता है। उसके पश्चात हमने आपको बताया कि ग्लूकोज के पश्चात कि इनके अंदर किसका निर्माण होता है? 100 सेलुलोज के अणु। 100 सेलुलोज के अणु जब मिलते हैं, ठीक है, तो 100 सेलुलोज के अणुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है? एक माइसिली का या मिसेल का निर्माण होता है। एक माइसिली या एक मिसेल का निर्माण होता है। 20 मिसेल मिलकर के 20 माइसेली मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? एक सूक्ष्म तंतु का क्या करता है? निर्माण करते हैं, माइक्रोफाइबर का निर्माण करते हैं। और 250 सूक्ष्म तंतु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? एक किसका निर्माण करते हैं?
एक वृहद सूक्ष्म तंतु का निर्माण करते हैं, एक वृहद तंतु का या गुरु तंतु का निर्माण करते हैं, एक मैक्रो फाइब्रिल्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इनके अंदर जो आधारीय पदार्थ होते हैं उनके प्राथमिक और द्वितीयक कोशिका भित्तियों के अंदर क्या होते हैं, भरे होते हैं। यहाँ तक हमने आपसे लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। आइए देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली लेसन नंबर 8 हमारा चल रहा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली क्या है इस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए ये पादप कोशिका है, ठीक है, और ये पादप कोशिका के अंदर आप संरचना देख रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोशिका भित्ति, जिसको बोलते हैं सेल वॉल। और कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ जो संरचना पाई जाती है, ठीक है, जिसे कहा जाता है कोशिका, क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसे सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, इसे प्लाज्मा झिल्ली कह सकते हैं, या इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, देखो जंतु कोशिका के अंदर ये क्या है, केवल जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, केवल कोशिका झिल्ली ही इनके अंदर पाई जाती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, बिल्कुल पतली होती है। ये कोशिका झिल्ली कैसी होती है, पतली होती है। कैसी होती है, कोमल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि कोमल होती है, लचीली होती है, और किस प्रकार की होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में होती है। अर्थात कोशिका झिल्ली पतली होती है, लचीली होती है, और चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में होती है। ये किससे बनी होती है, मैंने आपको बताया, ये जो कोशिका झिल्ली होती है वो वसा और किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, वसा से और प्रोटीन से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। देखिए ये कोशिका झिल्ली क्या काम करती है कि कोशिका को चारों ओर से क्या करती है, घेरे हुए रखती है, तथा कोशिका को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, ये क्या काम करती है, कोशिका झिल्ली को चारों ओर से क्या करती है, घेरे रखती है, और क्या प्रदान करती है, कोशिका को यांत्रिक सुरक्षा, मैकेनिकल सेफ्टी प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है। सभी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, ये जीवद्रव होता है, इसमें भरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जो जीवद्रव होता है। तो सभी कोशिकाओं के अंदर जो जीवद्रव होता है, उस जीवद्रव के चारों ओर क्या पाई जाती है, हम कह सकते हैं जीवद्रव के चारों ओर या जीवद्रव के बाहर की ओर ये विभेदक पारगम्य झिल्ली पाई जाती है। विभेदक कौन सी झिल्ली पाई जाती है, पारगम्य झिल्ली क्या है, पाई जाती है, जो कैसी होती है, विद्युत आवेशित चयनात्मक क्या होती है, झिल्ली होती है। विद्युत आवेशित होती है और कैसी होती है, चयनात्मक झिल्ली होती है। देखिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सी क्रैमर। ठीक है, सी क्रैमर, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था नेगेली। सी क्रैमर और नेगली नाम का एक वैज्ञानिक था, नेगली। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के 1955 के अंदर, सी क्रैमर और नेगली नामक वैज्ञानिक ने 1955 में जीवद्रव की बाह्य सतह होती है, जीवद्रव की क्या होती है, बाह्य सतह को इन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका कला नाम दिया।
अर्थात क्रैमर और नैगली ने इस सतह को, इस संरचना को क्या नाम दिया? कोशिका कला नाम दिया। कोशिका कला नाम दिया। कोशिका कला नाम किसने दिया? सी क्रैमर और नैगली नाम के वैज्ञानिक ने दिया। सी क्रैमर और नैगली नाम के वैज्ञानिक ने 1955 में ये जीव द्रव के बाहर की ओर एक यानी कि पारगम, विभेदक पारगम झिल्ली होती है जो विद्युत आवेशित होती है। इस झिल्ली को इन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका कला नाम दिया। पिलोव नाम का एक वैज्ञानिक था, पिलोव। देखिए, पिलोव नामक वैज्ञानिक ने इस झिल्ली को क्या नाम दिया? इस झिल्ली को उन्होंने नाम दिया प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, जिसे जीव द्रव कला भी कहा जाता है। तो इसको क्या नाम दिया पिलोव ने? जीव द्रव्य कला, जिसको इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? प्लाज्मा लेमा के नाम से इसे जाना जाता है, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, LEMMA। तो सी क्रैमर और नैगली ने, ठीक है, को जीव द्रव के बाहर जो संरचना पाई जाती है उसे कोशिका कला नाम दिया। पिलोव नाम के वैज्ञानिक ने जीव द्रव के बाहर की ओर जो संरचना पाई जाती है उसे जीव द्रव कला या उसे प्लाज्मा लेमा नाम दिया। अब बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, ये क्या है? कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं, कोशिका कला कह सकते हैं, जीव द्रव कला कह सकते हैं, प्लाज्मा लेमा कह सकते हैं, चयनात्मक पारगम झिल्ली कह सकते हैं, या इसे प्लाज्मा झिल्ली भी हम क्या है कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या चयनात्मक परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से इसे क्या है जानते हैं। पादप कोशिका और जो जीवाणु कोशिकाएं होती है, पादप कोशिका और जीवाणु कोशिका के अंदर कोशिका जो झिल्ली होती है, पादप कोशिका के अंदर, ये पादप कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली है, या जीवाणु के अंदर क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। वो कहां पर पाई जाती है? कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। कोशिका भित्ति है, इस कोशिका भित्ति के नीचे क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में और जीवाणु कोशिका में। इसलिए हम कह सकते हैं पादप कोशिका और जीवाणु कोशिका में कोशिका झिल्ली के नीचे, ये कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के नीचे क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली के नीचे, सॉरी, कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली क्या है पाई जाती है। ठीक है, देखिए, सभी पादप कोशिका और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें प्लाज्मा झिल्ली की जो मोटाई होती है वो लगभग 75 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर के कितनी होती है? 100 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। प्रत्येक पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, उसमें कोशिका झिल्ली की मोटाई 75 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर के कितनी होती है? 100 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। और इस कोशिका झिल्ली जो होती है उस पर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। और ये जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं, इनका व्यास जो होता है वो कितना होता है? 35 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 35 नैनोमीटर होता है। 0.35 नैनोमीटर होता है। क्लियर बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डैनियल और डॉब्सन। डैनियल और डॉब्सन नामक वैज्ञानिक ने, डैनियल और कौन सा वैज्ञानिक था? दूसरा डॉब्सन नाम का वैज्ञानिक था, जिन्होंने 1938 में एक मॉडल दिया। डैनियल और डॉब्सन नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने एक मॉडल दिया, ठीक है, किसके लिए? कोशिका की संरचना से संबंधित। और उस संबंधित मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? सैंडविच मॉडल के नाम से क्या है जाना जाता है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोशिका की संरचना के बारे में कई वैज्ञानिकों ने अपना मॉडल दिए हैं, ठीक है, और उन मॉडलों को किन किन नामों से जाना जाता है। तो कोशिका सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है,
STRUCTURE स्ट्रक्चर। कोशिका झिल्ली की संरचना को 3 मॉडलों के रूप में हम यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहला है सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल। दूसरा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इकाई झिल्ली का सिद्धांत, इकाई झिल्ली का मॉडल या इकाई झिल्ली का सिद्धांत, ठीक है। और तीसरा जो है वो है फिलर्ड मोजेक मॉडल, तरल फिलर्ड मोजेक मॉडल, या इसको कहा जाता है तरल मोजेक मॉडल के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। तो कोशिका झिल्ली की संरचना को यहाँ पर अनेक वैज्ञानिकों ने, भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अपना इस संरचना को समझाने के लिए अनेक क्या है मॉडल दिए हैं, जिनमें 3 मॉडल प्रमुख है, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और तरल मोजेक सिद्धांत या मॉडल के बारे में हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे। आज जो हम आपसे बात करेंगे वो है सैंडविच मॉडल। किसके बारे में बात करते हैं? सैंडविच मॉडल के बारे में। सैंडविच में आपने देखा होगा कि क्या है, मैं आपको बता दूं, सैंडविच मॉडल पर हम बात कर रहे हैं फिलहाल। डैनियल और डॉब्सन नाम का जो वैज्ञानिक था, डैनियल और डॉब्सन नाम का जो वैज्ञानिक था, उस डैनियल और डॉब्सन नाम के वैज्ञानिक ने 1938 में कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए एक मॉडल दिया, जिसे डैनियल डॉब्सन मॉडल के नाम से उसे क्या है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डैनियल डॉब्सन के द्वारा एक मॉडल दिया गया, जिसे सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिनर मॉडल के नाम से उसे क्या है जाना जाता है। और इन वैज्ञानिकों ने क्या बताया, मैं आपको बता दूं। इन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 सघन प्रोटीन की क्या होती हैं, परतें होती हैं, ठीक है। मैं भी आपको डायग्राम के जरिए हम सैंडविच मॉडल पर आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए सैंडविच मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए हम सैंडविच मॉडल पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए
देखिए ये मॉडल जो दिया गया वो डैनियल और डॉब्सन नामक वैज्ञानिक ने दिया। और डैनियल और डॉब्सन ने क्या बताया कि यहाँ पे दो प्रोटीन की क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है सबसे बाहर की तरफ। यानी कि ये ऊपरी सतह होती है, निचली सतह होती है। ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, डैनियल और डॉब्सन ने बताया कि यहाँ पर दो सघन प्रोटीन की क्या पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं। ये भी प्रोटीन की परत होती है और ये भी किसकी परत होती है, प्रोटीन की परतें होती है। ठीक है, डैनियल और डॉब्सन ने बताया कि कोशिका झिल्ली के अंदर प्रोटीन की दो क्या पाई जाती है, सघन परतें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, दो प्रोटीन की सघन परतें पाई जाती है। और उन दो सघन प्रोटीन की परतों के मध्य में क्या पाया जाता है, वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वसा की परत क्या है, पाई जाती है। प्रोटीन की जो परतें होती हैं इनका व्यास कितना होता है, 20 से लेकर के 25 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। प्रोटीन की परतों का व्यास कितना होता है, 20 से लेकर के 25 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की जो परत होती है वो 20 से लेकर के 25 आर्मस्ट्रॉन्ग कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है, इन दोनों प्रोटीन की परतों के मध्य में वसा, यानी कि यहाँ पे वसा कौन सी पाई जाती है, फास्फोलिपिड प्रकार की वसा क्या है, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड क्या है, वसा यहाँ पर क्या है, पाई जाती है। और इस फास्फोलिपिड वसा का जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 30 से लेकर के 35 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। कितनी होती है, 30 से लेकर के 35 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। और हम कहें कि ये संपूर्ण कोशिका झिल्ली की जो मोटाई होती है वो लगभग मैंने आपको बताई कितनी होती है, 75 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर के कितनी होती है, 100 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। 75 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर के कितनी होती है, 100 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। प्रोटीन की जो परत होती है वो मोटी होती है। ठीक है, और ये कैसी होती है, जल स्नेही होती है, हाइड्रोफिलिक प्रकार की होती है। वसा जो फास्फोलिपिड मैंने आपको बताया, वसा की जो परत होती है, ठीक है, इस परत के अंदर क्या पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं। तो ये क्या है, वसा के क्या पाए जा रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से अणु क्या है, यहाँ पर पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, वसा के अणु यहाँ पर क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, और ये वसा के जो अणु होते हैं ये दो पंक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं। एक पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति ये रही। तो ये दो पंक्तियों में पाए जाते हैं। और ये दोनों अणु जो होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत दिशा की ओर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। कैसे स्थित होते हैं, विपरीत दिशा की ओर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। प्रत्येक फास्फोलिपिड का जो अणु होता है, प्रत्येक फास्फोलिपिड या प्रत्येक वसा का जो अणु होता है वो कैसा होता है, जल विरागी होता है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का अर्थ होता है जल विरागी होता है, जिसमें वांडर वाल बंध का निर्माण होता है। जल से नहीं होता है, उनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक फास्फोलिपिड का जो अणु होता है वो कैसा होता है, एक दूसरे के, ठीक है, यहाँ पर दो पंक्तियों के रूप में पाई जाती है वसा। ठीक है, वसा जो होती है वो दो पंक्तियों के रूप में क्या पाई जाती है, पंक्तियों के रूप में पाई जाती है। इनके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत दिशा की ओर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। प्रत्येक फास्फोलिपिड का जो अणु होता है वो कैसा होता है, जल विरागी होता है। और इनके अध्रुवीय जो सिरा होता है, ठीक है, इनका अध्रुवीय जो सिरा होता है वो किधर होता है, मध्य में स्थित होता है। तो ये अध्रुवीय सिरा जो होगा वो कहां पर पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। अर्थात जिस तरीके से सैंडविच के अंदर जो ब्रेड होती है, ये ऊपर वाली ब्रेड होती है, नीचे वाली ब्रेड होती है। तो ये ब्रेड जो होती है, ऊपरी स्तर और नीचे का स्तर, ये तो यहाँ पर सैंडविच में क्या है, प्रोटीन का स्तर होता है। और ये जो स्तर आपको दिखा है, यानी कि जो आलू उसके अंदर भरा जाता है दोनों परतों के बीच में, यानी कि ब्रेड की ऊपरी परत और निचली परतों के मध्य में जो आलू का पेस्ट भरा हो जाता है, वो आलू का पेस्ट जो होता है वो एक प्रकार से
वसा के क्या होते हैं, अणु होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी तुलना किससे की गई है, सैंडविच मॉडल के समान इसकी तुलना की गई है। अर्थात कोशिका झिल्ली की संरचना किसके समान होती है, सैंडविच के समान होती है, जिसमें यानी कि प्रोटीन के क्या पाए जाते हैं, दो सघन क्या पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ। ठीक है, यानी कि अंदर और बाहर की तरफ, और इन दोनों के मध्य में किसका स्तर पाया जाता है, वसा का स्तर क्या है, पाया जाता है। ऐसा डैनियल और डॉब्सन नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि डैनियल और डॉब्सन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल दिया, जिसे किस नाम से जाना जाता है, सैंडविच मॉडल के नाम से क्या है, जाना जाता है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि कोशिका जो झिल्ली होती है, ठीक है, उस कोशिका झिल्ली के अंदर ये प्रोटीन, ये भी प्रोटीन का स्तर होता है, ये भी प्रोटीन का स्तर होता है, ये दोनों प्रोटीन के सघन स्तरों से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है। प्रोटीन के दो सघन स्तरों से मिलकर के बना होता है। ये प्रोटीन की जो परतें होती हैं वो 20 से लेकर के 25 आर्मस्ट्रांग कैसी होती है, मोटी होती है। इनके मध्य में वसा का क्या पाया जाता है, ये वसा के स्तर हैं, और वसा का स्तर जो है वो फास्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है, जिसकी मोटाई कितनी होती है, 30 से 35 आर्मस्ट्रांग होती है। ठीक है, इनकी कुल अगर मैं मोटाई की बात करूं तो कितनी होती है, 75 आर्मस्ट्रांग होती है, यानी कि 75 से लेकर के 100 आर्मस्ट्रांग के लगभग कोशिका झिल्ली की क्या होती है, मोटाई होती है। प्रोटीन की परत के जो अणु होते हैं वो मोटे होते हैं, और ये प्रोटीन के अणु कैसे होते हैं, जल स्नेही होते हैं। कैसे होता है, जल स्नेही होता है। मैं आपको बता दूं, वसा जिसको आप लोग फास्फोलिपिड बोलते हैं, फास्फोलिपिड की जो परतें होती हैं, इन परतों के अणु जो होते हैं वो दो पंक्तियों में, एक पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति ये रही, और ये दो पंक्तियों में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और ये दोनों पंक्तियों के अंदर जो वसा के अणु होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत दिशा में क्या होते हैं, स्थित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक फास्फोलिपिड का जो अणु होता है वो कैसा होता है, जल विलागी होता है। कैसा होता है, जल विरागी होता है, और इनका अध्रुवीय सिरा कहां पर पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। ये अध्रुवीय सिरा होता है वो कहां पर पाया जाता है, मध्य में क्या होता है, स्थित होता है। ये किसकी संरचना हो गई है, कोशिका झिल्ली की संरचना, जिसको सैंडविच मॉडल के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। ठीक है, टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, थैंक्स वेरी मच।